गुड इवनिंग बच्चों एंड जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। बाकी सारी क्लासेस आप लोग देख लिए हो। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम। बताओ भाई, सारी क्लासेस आपने देख लिया है? कुछ छूटे तो नहीं है? कुछ चीजें बचे तो नहीं है? बताओ। चलिए, वेरी गुड। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे आज की क्लास में कुछ एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ था नॉर्मल के, और उसको बता देता हूं। चलिए, तो एक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मैंने आपको बताया था किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बताया था। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है भाई? आपको हमने बताया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर में, e टू दी पावर में क्या होता है याद करो, μ1t बताया था। e की पावर में μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ये सीखा है। आज एक्चुअल में क्या हो गया कि 5 मिनट की जो है देरी हो गई, कहाँ पर मेरे को घर पहुंचते पहुंचते इसलिए एक्चुअल में मैं क्या बाहर था, थोड़ा सा घर आते आते 5 मिनट लेट हो गया, इसीलिए 5 मिनट आपसे लेट हुई क्लास। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है क्या होता है, इसका किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसका आपको याद रखनी है कि mx t बराबर क्या लिखते हैं, e टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। वेयर म्यू क्या होता है आपको पता होगा, जहां पर म्यू क्या चीजें होती है, म्यू को हम मीन बोलते हैं, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं भाई, वेरिएंस बोलते हैं। अच्छा, सिग्मा क्या चीज है? ओहो, स्टैंडर्ड डेविएशन है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आओ एक नया बताते हैं जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने हर डिस्ट्रीब्यूशन में कराया है आपको लगभग। ईच डिस्ट्रीब्यूशन हमने जितना भी पढ़ा है, उन सभी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूं तो एडिटिव प्रॉपर्टी को हमने किया है, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि दो रैंडम वेरिएबल अगर हम ऐड करें तो क्या वो भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी, दो आपको रैंडम वेरिएबल उठाने हैं, दोनों कैसे होने चाहिए भाई, दोनों आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो लेट x1 फॉलो करता है किसको,
नॉर्मल, यहाँ इफ लिख दो ज्यादा बेटर है। इफ मान लो x1 जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्या म्यू और सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस, मीन और वेरिएंस को फॉलो करता है, एंड x2 भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो इसका म्यू, मान लो इसका म्यू1 और अलग अलग देना पड़ेगा ना भाई, म्यू1 है मीन इसका, और इसका जो है सिग्मा 1 का स्क्वायर है। सेकेंड वाला जो है वो म्यू2 को फॉलो करता है और सिग्मा 2 के स्क्वायर को। ये आपके दो क्या हैं, रैंडम वेरिएबल हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर x याद रखना कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड साथ में ये भी बोल दो, एंड x1 एंड x2 कैसे हैं, आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझ में आता है ना, जैसे मैंने कहा x को बोला हेड, हेड काउंटिंग, टोटल हेड। अगर आप डाइस को थ्रो करा रहे हो, डाइस को थ्रो कराने पर तो x क्या होता है, जैसे हेड के हेड, टोटल हेड कितने हेड आ सकते हैं, ये आपके x है, या x1 ले लो, x2 क्या ले लो, तो सम ले लो। तो इनका जो है ना, ये आपस में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका कोई लेना देना, ये अपना हेड को काउंटिंग करता है, ये अपना सम को काउंटिंग करता है, वो डिपेंड नहीं करता है इस पर। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो x1 और x2 कैसे हैं यार, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपने को चेक करना है कि इनका सम भी क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो देन हम लोग क्या ले लेते, देन y बराबर ले लो एक न्यू रैंडम वेरिएबल जो दोनों का सम है, x1 प्लस x2 है। अब अपन को चेक करना है कि क्या y भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। आइए उसको एक्सप्लेन देते हैं, कैसे भाई, उसको एक्सप्लेन देने का तरीका क्या है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है बताओ, y का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट कर लो। जब y का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या होता है, y की वैल्यू कितनी पुट करोगे भाई, x1 प्लस x2 करोगे, यहाँ क्या लिखोगे t। अब आपको मैं पहले भी बता दिया हूं कि अगर x1 और x2 इंडिपेंडेंट है तो इनके मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का सम इंडिविजुअली मोमेंट जनरेटिव फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये मैंने पहले भी करा चुका है, कई डिस्ट्रीब्यूशन में कराया आपको। याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी ठीक है। याद तो करना आपको नेसेसरी है, x1 और x2 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। कहानी समझ में आई, x1 और x2 अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो दोनों का जो सम है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 का कितना बनेगा, x1 के लिए मीन कैसा है, म्यू1 है, वेरिएंस सिग्मा 1 का स्क्वायर है। तो सोचो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग दिस इज ए मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ x। तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू1 और सिग्मा 1 हो जाएगी, x2 के लिए कितना हो जाएगा, म्यू2 और सिग्मा 2 हो जाएगा। आओ ऐड करते हैं इनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y का। तो क्या बनेगा, e टू दी पावर में, अच्छे से देखते जाओ आराम से, क्या था फॉर्मूला, म्यू1 बनेगा, t बनेगा, प्लस, अच्छा एक चीज और यहाँ शायद मैंने लिखना भूल गया, यहाँ हाफ भी होता है, 1/2, अच्छा लिखा हुआ हूँ, ठीक है, 1/2 भी होता है। तो 1/2 सिग्मा 1 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया, इंटू किसका निकालना है, सेकंड वाले का, म्यू2 टी प्लस 1/2 सिग्मा 2 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। और आपको ये भी एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जब बेस सेम होता है तो पावर कैसी होता है, ऐड हो जाती है। तो एक ई लिखूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। तो जब आप ऐड करोगे, यहीं से दिख रहा है, ऐड करने पे म्यू1 प्लस म्यू2 कर लो और बाहर क्या निकाल दो, टी, बात एक ही चीज है। प्लस 1/2 कॉमन है दोनों साइड से, टी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बच गया, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 के स्क्वायर के बराबर आता है। क्या ये नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंट जनरेटिव फंक्शन टाइप का ही तो है, लेकिन ये म्यू1 प्लस म्यू2 है और ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y का है। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से नहीं लग रहा, ये जो y है ये भी फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही, बट यहाँ पर जो आपका मीन था वो मीन का सम है, पहले वाले का मीन प्लस दूसरे वाले मीन के सम के बराबर आ रहा है,
और जो आपका वेरिएंस था वो भी उसके सम के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। कहानी आई समझ में? इसका मतलब यहां से हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे रैंडम वेरिएबल हैं, ठीक है, नोट करके यहां से हम समझ सकते हैं क्या चीज है बताओ। इफ ऐसे x1 x2 डैश 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 xk ऐसे k तक कैसे हैं आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल विथ इन सब की भाई मीन होगी। फिर जितने रैंडम वेरिएबल होते हैं उनके मीन और वेरिएंस होंगे। तो पहले का मीन मान लो कितना होगा, म्यू आई नाम दे देता हूं। इट मींस पहले वाले का म्यू 1 होगा, दूसरे वाले का म्यू 2 होगा, तीसरे वाले का म्यू 3 होगा। एंड वेरिएंस को मैंने दे देता हूं सिग्मा आई का स्क्वायर, ये दे देता हूं, जहां आई की वैल्यू 1 2 डैश डैश के तक ही रही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देन इनका सम का जो निकलेगा, जो x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश प्लस xk, ये भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल बन जाते हैं और ये भी फॉलो करेगा किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। बशर्ते अंतर क्या चीज है ध्यान से देखो, इन सबका यहाँ पर क्या था, म्यू1 पहले वाले का दूसरे वाले का जितने हैं सभी का सम के बराबर होता है। टी स्क्वायर होगा, मैंने लिखना भूल गया, ओके थैंक यू। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बताओ, इनका सम म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस सबका सम होगा। इन शॉर्ट हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई बराबर 1 to k और म्यू आई जितने हैं उनका सम, ये तो लिखा हुआ है। वैसे ही इसको भी बना सकते हैं समेशन के फॉर्म में, समेशन आई बराबर 1 to k सिग्मा ऑफ आई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मीन सिग्मा स्क्वायर है। ये समझ में आई बात, कि ऐसे जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उनका सम हमेशा एक नॉर्मल वेरिएट को ही डिनोट करता है, जिसमें बस मीन और वेरिएंस बदलते जाते हैं। मीन का सम हो जाता है, वेरिएंस का भी सम हो जाता है। क्या ये चीजें आपको सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई तो बताओ आगे बढ़े फिर। यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के जवाब का, सोने का नहीं है। सो जाते हो आप लोग हैं? फिर बोलते हो नेटवर्क इशू है, कुछ इशू है। चलिए ठीक है। नॉर्मल जानेंगे कैसे, ये नॉर्मल तो है, सामने वाले ने इसको नॉर्मल देगा तो उनका सम भी अपने आप में नॉर्मल, नॉर्मल मींस एन लिखा होगा और ब्रैकेट में इसका नोटेशन ये होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान होती है। तो एक्स लिखे रहेगा ऐसा, एक्स वेरी करेगा नॉर्मल, और या तो थ्योरी लिखेगा या तो ऐसा लिख देगा 5 20। ये समझ जाना है आपको कि ये नॉर्मल वेरी नॉर्मल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी पहचान यही होती है, इस फॉर्म में लिखे रहेगा। सबका पहचान तो मैं बताया हूँ, बाइनोमियल के लिए ऐसा लिखा रहता है, बाइनोमियल ऑफ 0 और 1, समझ जाना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बर्नौली के लिए अलग है, सबके लिए तो मैंने सिखाया है। पॉइजन के लिए पी लिखा रहता है ना। सबका डिस्ट्रीब्यूशन में इसी पहचानते, सामने वाला देगा। चलिए ये तो बात हो गई फर्स्ट। सेकंड केस, मान लो आपका y जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इट मींस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस z प्लस a k xk के फॉर्म में है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, अच्छे से देखो, यहाँ a1 a2 a3 की वैल्यू 1 1 1 है, 1 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अभी मैंने हो सकता है इसको 1 1 ना देके कुछ और दे दिया, मान लो कुछ और नंबर भी है,
तो क्या ये भी होगा? बिल्कुल ये भी रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन बशर्ते चेंजेस कहाँ होगी? चेंजेस ये होगा, ध्यान से समझते जाओगे भाई, ये भी अपने आप में जो y है फॉलो करेगा किसको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही। y नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। अंतर सिर्फ कहां पर आएगा? यहां पर ध्यान देना, इसका जो है क्या निकलता है? μ1 μ2 μ3 का सम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 μ1 आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसकी जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो a1 कांस्टेंट हो जाएगा और x1 का, है ना? ये चीजें आपको सिखाई गई है ना कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस मीन। यहाँ पर म्यू क्या होता है? मीन होता है। तो इसका मीन कितना निकलेगा? a1 बाहर होगा, x1 का मीन, a2 बाहर, x2 का मीन। इट मींस कहीं ना कहीं ये समेसन i बराबर 1 to k तक रहेगा। यहाँ पर a i भी चलेंगे साथ में और म्यू i भी चलेगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ म्यू i था, अब यहाँ पर a i भी चलेगा साथ। ये आपका मीन बनेगा। ओके, वेरिएंस में क्या होगा? वेरिएंस बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होने वाला है वेरिएंस? वेरिएंस बताया था कांस्टेंट के साथ अगर x है, वेरिएंस ऑफ ax का कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने सिखाया है आपको क्या, a बाहर होता है तो a स्क्वायर के साथ बाहर आता है वेरिएंस ऑफ x। तो सोचो इसका वेरिएंस अगर हम निकालेंगे तो क्या बनने वाला है? कहीं ना कहीं ये जो है क्या बनेगा? बोलो। सबका वेरिएंस, ये सारे आपस में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है ना। तो a स्क्वायर यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाहर करो, या i इक्वल 1 to k तक लिख के ए आई का स्क्वायर बोल दो और सिग्मा आई का स्क्वायर बोल दो। बात एक ही चीज है। समझ में आई बात? कब? जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ध्यान देना है ये। अगर a1 a2 की 1 होगी तो ये वाला बन जाएगा। तो a1 की जगह 1, सबकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर ये, तो ये आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं देखते जाओ कंडीशन कहां से कहां बदल रही है। अगर मैं बोला कि चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर हम बोले लेट कर लेते ए आई जितने हैं उसकी वैल्यू को 1 मान लिया, 1/n मान लिया, तो सोचो क्या मिलेगा? ए आई को हमने 1/n मान लिया, मतलब a1 का मान भी 1/n, a2 का मान भी 1/n, a3 का मान भी 1/n, a k की वैल्यू भी 1/n। देन 1/n ईच से कॉमन निकल जाएगा ना, यानी कि ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/n कांस्टेंट हो गई, वो बाहर मिल जाएगी। तो क्या बनेगा जब हम कांस्टेंट बनेंगे? तो यहाँ पर y नहीं बनेगा, ये भी चेंज हो जाएगा भाई। हमने क्या कर रहा है, सबको a1 a2 की वैल्यू को 1/n बोल रहा है। लॉजिक लगाओ, अगर मैं a1 a2 को 1/1 बोल रहा हूं तो देयरफॉर आपका y कैसा बन जाएगा? y की वैल्यू बनेगी a1 की वैल्यू 1/n x1 प्लस 1/n x2 प्लस 1/n x3 प्लस z प्लस a 1/n इंटू xn बनेगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn डिवाइड बाई n, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? यस या नो बताओ। और यदि अगर आप इसको लिख सकते हो तो ये है कौन? ओहो, सबका सम डिवाइड बाई n, दिस इज कॉल्ड मीन। इसको आप मीन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जल्दी बोलो भाई। सम ऑफ वेरिएबल और डिवाइड बाई क्या कर सकते हो? n से हमने भाग किया, मतलब 1/n, a1 a2 सबकी वैल्यू 1/n फिक्स कर दिया, तो ये बन जाएगा और ये कहीं ना कहीं मीन बन जाएगा। इसका मतलब जो हमें अब जो निकलने वाला है, ये जो निकलेगा ये y का था। तो अगर मैंने ai को फिक्स कर दिया 1/n, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल चेंज, और वेरिएबल किस पर चेंज हो जाएगा? y के ऊपर बार बन जाएगा। ये मीन बन जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब ध्यान देना है, ये चीजें आई समझ में? आओ इधर, कहाँ जा रहे हो अभी? आओ तो सही, इधर देखते जाओ। अब ये क्या बन जाएगा? ये 1/n इंटू मी आई बनेगा। i बराबर 1 to k होगा। ये बनेगा समेसन i इक्वल 1 to n 1/n इंटू म्यू आई बनेगा, कॉमा सेकेंड वाला क्या बनेगा? समेसन i इक्वल 1 to k 1/n का स्क्वायर इंटू सिग्मा आई का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें कि नहीं क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये तो 1/n कांस्टेंट हो गया, 1/n कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो सोचो क्या बनने वाला है? ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, कैसे वर्क कर रहा है। y बार बन गया, ये y नहीं है, ये y था, अब y बार बन गया है, ठीक है, मीन बन चुका है खुद। एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर कोई समझ पा रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये 1/n को हमने कांस्टेंट कर दिया, बाहर चला गया, तो बचेगा म्यू आई, और म्यू आई पर हम तोड़ेंगे
तो ये कहीं ना कहीं μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 ऐसे बनते जाएगा। तो ये जो है μ1 प्लस μ2 प्लस z प्लस μn ये बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बनेगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना है, यहां से क्या बनेगा, यहां से भी 1/n² बाहर होगा और क्या बनेगा, समेसन i इक्वल 1 to n के और सिग्मा i का स्क्वायर, यहां तक आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि i यहां पर ये वर्ड पहले सुने हो आप लोग कि नहीं सुने? इफ x इज IID, सुने हो क्या पहले कभी? यस या नो जल्दी बताओ। और अगर सुने हो तो इसका मीनिंग बताओ। IID है, इफ x इज IID देन तब क्या मिलेगा? IID का मतलब बताओ। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। बट अगर नहीं जानते हो तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा ये IID क्या होता है, जल्दी बताओ। कैन एनीवन एक्सप्लेन IID? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IID? फुल फॉर्म बताना है। कोई नहीं जानता? यस या नो बताओ, बोलो भाई बोलो। नहीं जानते, ओके, चलिए कोई बात नहीं। IID का मतलब होता है आइडेंटिकल। आई मीन्स एक तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन। दिस मीनिंग ऑफ IID। कई क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये चीजें दिखाई देगी आपको कि IID का मीनिंग क्या होता है। वेरी गुड, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है एक तो सारे इंडिपेंडेंट है, x1 x2 x3 सारे इंडिपेंडेंट है। आइडेंटिकल का मतलब होता है इसका मतलब ये जितने भी x1 का म्यू x2 का मान, यानी कि मीन और मीडियन, मीन और वेरिएंस आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ऐसा मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मीन और वेरिएंस जो है क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि जितने मीन हैं, जितने मीन बनेंगे, मीन मतलब मीन और वेरिएंस सेम मीन्स ऐसा मीन जितने होंगे सबका मीन, यानी कि μ1 बराबर μ2 बराबर μ3, लाइक इस तरह से जितने भी म्यू है ना सभी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 डैश 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 सभी की वैल्यू वेरिएंस भी ऐसे सेम होते हैं, ना कि आपस में सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए लिखना पड़ा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर ये क्या लिख रहे हो। ये वेरिएंस आपस में इसके करस्पॉन्डिंग सेम होते हैं और मीन भी आपस में सेम होते हैं, आपस में आइडेंटिकल होते हैं। कहानी समझ में? आइडेंटिकल मतलब ये सारे का मीन एक आइडेंटिकल आएगा, उसको नाम दे दो म्यू, और ये भी आपस में सेम होंगे, उसका नाम दे दो सिग्मा स्क्वायर। तो अब सोचो क्या बनने वाला है, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। इसका मतलब यह है कि म्यू1 भी सेम है, म्यू2 भी सेम है, म्यू3 भी, सबके जगह हमने क्या डालना है? म्यू 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 डालोगे। इसका मतलब μ1 प्लस μ2 प्लस z प्लस μn की वैल्यू कितनी मिलेगी? म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस z प्लस म्यू। कितनी बार? दो बार को 2 म्यू, 3 बार है तो 3 म्यू, n टाइम से जोड़ रहे हो ना, n बार जोड़ रहे हो, इसको n म्यू बोलोगे। समझ में आई बात कि नहीं? सेकेंड स्टेप, सिग्मा 1 का स्क्वायर हो या सिग्मा 2 का स्क्वायर हो, डेल 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 प्लस सिग्मा n का स्क्वायर हो, इन सब की वैल्यू क्या मिलने वाली है? सिग्मा सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस डेल डेल प्लस सिग्मा इसका स्क्वायर ही है। कितनी बार है? n बार है, सिग्मा स्क्वायर है। कहानी समझ में आई? यस या नो जल्दी बताओ। तब ये चेंज हो जाएगा अब आपका। ये क्या बन गया बताओ, सोचो। μ1 μ2 μ3, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, इसके जगह हमने n म्यू डालना है और इसके जगह भी क्या डालना है? n म्यू स्क्वायर डालना है। तब क्या मिलने वाला है?
वाई बार जो है फॉलो करेगा, वाई बार इज फॉलोड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और समेशन में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था वो आपका 1/n था, इंटू में n म्यू बन जाएगा, कॉमा ये आपका 1/n स्क्वायर था, यहाँ आएगा n इंटू सिग्मा का स्क्वायर, n कैंसल होगा तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बन गया म्यू कॉमा 1/n यानी कि सिग्मा स्क्वायर बाई n। हो, ये है मेन। कहानी समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं यहां से भी उठ के कि अगर अगर बाद में जाएंगे ही ना अपन, अपन जाएंगे। हम्म? नहीं। हम्म? देखते हैं ना। क्या ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? बताऊं, क्वेश्चन दिया जाए, इसके बेस पे क्वेश्चन वर्क किया जाए, किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x1 x2 एंड x3, ये तीनों क्या है, बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, random variable such that x1 is followed by normal distribution with mean 47 and variance is 10, x2 is followed by normal distribution with mean 55 and variance is 15, last one is, and x3 is followed by normal distribution with mean 60 and variance is 40. Then find probability, then probability of x1 plus x2 is greater than equals to 2 times x3 equal the round of 2 decimal place. Round of 2 decimal place, ये आया हुआ किसी एग्जाम में। सिग्मा का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, सिग्मा का स्क्वायर ही है, सिग्मा का स्क्वायर तो लिखा हूं, कहाँ दिक्कत है। सिग्मा स्क्वायर भाई एन कटेगा एन आएगा, सिग्मा स्क्वायर भाई एन। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो ऐसे छोटी छोटी कमियां मेरी निकाला करो, तो पता चले कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई ट्राई कर सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ये मत सोचो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आता है ज्यादातर केस में। x1 x2 दिए रहेगा, नॉर्मल बनाना है। क्या लगता है बन पाएगा आप लोगों से? चेक करो एक बार क्वेश्चन को, क्या लगता है बन पाएगा? यू विल ट्राई?
क्या क्या लगता है आपको दिया हुआ है? x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है, तो इसको आप इस साइड लाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक काम कर सकते हो सबसे पहले, तो क्या लिखा हुआ है, x1 इसको फॉलो कर रहा है, x2 इसको फॉलो करते हो, इसको ठीक है, इसको इस साइड लाओगे लेफ्ट हैंड, तो क्या बनेगा ये x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बाद इस चीज को आप एक नया वेरिएबल ले लो, लेट कर लो y नाम से, माना y जो है x1 लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 प्लस a2 x2 माइनस 2 टाइम x3, ये एक आपका वेरिएबल बन गया। तो भैया इसका मीन निकालो ना, एक न्यू रैंडम वेरिएबल बन गया, तो न्यू रैंडम वेरिएबल बनने से उसकी मीन और वेरिएंस तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम पुट करेंगे वैल्यू। तो मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन मतलब क्या होता है, यही तो होता है एक्सपेक्टेड मीन, मीन्स मीन ऑफ वाई निकालना है, वाई का मीन निकालना है, या फिर इसी को क्या बोल दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल दो। और y की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, इट मीन्स y की वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या है, x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम x3। सारी चीजें आपको पहले इसीलिए तो कराई है बेटा ये सब चीजें, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो, यहाँ पर दिक्कत ना हो करके ऐसी चीजें क्यों कराया गया पहले, इसी वजह से कराया गया। x1 का मीन मालूम है आपको, ये देखो इधर इधर, ये मीन होता है x1 का, x1 का मीन कितना है, 47 है, प्लस x2 का मीन कितना है, 55 है, माइनस 2 टाइम्स x3 का मीन कितना है, x3 का मीन 60 है कि नहीं? सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 5 12 का, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 5 5 10 माइनस 120, 102 में से 120 गया, कितना आएगा, माइनस का 18। ये क्या मिल गया, मीन ऑफ वाई, ठीक है, वाई का मीन या फिर वाई बार बोल दो, बात एक ही चीज है, ठीक है। यहां तक की चीजें आई समझ में? चलिए अगर यहां तक आ गया तो हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई, वाई का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम x3, और आपको पता है वेरिएंस ऑफ a प्लस बी, ax प्लस बी वाई का क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 नहीं आता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस बन जाएगा, प्लस 4 और वेरिएंस ऑफ x3। भैया मैंने ए एक्स माइनस बी वाई का फॉर्मूला लिखाया है, ए का एक्स का वेरिएंस, वाई का वेरिएंस, बीच में प्लस ही होता है, ठीक है। फिर अलग से यहाँ होता है माइनस करके, माइनस ऑफ सी ओ वी बताया था, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, कोवेरिएंस ऑफ x2 x3, कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 आएगा। लेकिन x1 x2 आपस में इंडिपेंडेंट होने की वजह से, याद करो हमने बताया था कि अगर x1 और x2 इंडिपेंडेंट है तो उनका कोवेरिएंस 0 होता है, इसी वजह से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनका कोवेरिएंस 0 ही आएगा। और x1 का वेरिएंस कितना है, ये तो दिया हुआ है 10, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। x2 का वेरिएंस कितना है, 15 है, माइन प्लस करोगे 4 इंटू x3 होगा ये, x3 का वेरिएंस कितना होगा, x3 का वेरिएंस है 14। तो ये जोड़ोगे 10 10 20 5 25, 25 प्लस 14 गुणित 4 करोगे, 16 का 6 हासिल 1 4 5, और 56 प्लस 25 करोगे, 6 5 11 5 3 8 81 आ जाता है। वेरिएंस कितना आ जाता है, 81 आ जाता है, किसका, वाई का। अब देखो अगर मैंने बताया था अगर ऐसा है तो y भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है विथ मीन एंड वेरिएंस, और मीन इसका कितना होगा, मीन दिया हुआ है माइनस का 18
और वेरिएंस, वेरिएंस कितना है 18 सॉरी 81 दिया हुआ है, ये निकल गया भाई, y का भी निकल गया मीन और वेरिएंस निकल गया, और y भी, क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक रैंडम वेरिएबल होता है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो होगा। 86 आएगा, कहाँ से आएगा आओ देख लेते हैं। 14 चौक 56 होता है, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 5 हो गया 10, 10 20, 5 25, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 3 8, सही तो है 81। चलिए ठीक, अब जैसे ही मिल गया ये, चलो आओ अब आते हैं क्वेश्चन में। हमने y माना था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी भैया, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 2 टाइम x3, यही था। इसको हमने ऐसा लिखा, x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम x3 ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा। दिस वेरिएबल इज कॉल्ड, हमने इसको क्या नाम दे दिया, y नाम दे दिया, y ग्रेटर देन इक्वल 0 बोला। और प्रोबेबिलिटी y ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल वेरिएट की, आपको सिखाया तो हूं, जब भी नॉर्मल वेरिएट होगा, अगर y कोई या x कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं बाई z। और z में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया था, इसको z में कन्वर्ट करने के लिए y में से मीन को माइनस की जाती है। इसका मीन कितना है, मीन जो है -18 है, तो +18 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसके वेरिएंस, वेरिएंस के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, वो भी वेरिएंस का। तो इसका वेरिएंस कितना आएगा, रूट में मतलब 9 आएगा ना, 9 का स्क्वायर होता है वो, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर कितना है 81 है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ता है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 मिलेगी ना, तो ये जो है 9 हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 18 डिवाइड बाई 9, जब हम मीन से माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो ये एक न्यू वेरिएबल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जेड। याद करो मैंने बताया था कि भैया जेड क्या होता है, एक्स, एक्स की जगह हम वाई लिखेंगे, वाई माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड जेड। और ये अपने आप में जेड बन गया, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 9 2 18, यानी कि अब जेड में कन्वर्ट हो गया। जेड की प्रोबेबिलिटी 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या फिर बनाते हैं भाई, नॉर्मल वेरिएट का चित्र बनाते हैं, डायग्राम। चित्र डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे जाता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपका डायग्राम बन जाता है। उसके बाद भैया इधर आओ, इसको सिंबॉलिंग करना पड़ेगा ना, जेड का मान बोल रहा है 2 से बड़ा, तो मान लो यहाँ पर कहीं 2 है, सपोज करो यहाँ पर कहीं कौन है, z इक्वल 2 है, तो z इक्वल इधर भी तो कहीं क्या होगा, z इक्वल -2 होगा, होगा कि नहीं होगा, देखते जाओ। अभी इसने बोल रहा है जेड का मान 2 से बड़े के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको फाइंड तो सिर्फ इतने का करना है, फाइंड तो इतने की ही आगे का एरिया कैलकुलेट करनी है, 2 या 2 से बड़े के लिए। लेकिन आपको सिखाया गया भैया इसका आंसर या इसका आंसर दोनों तो सेम होता है, सिखाया हूं 50% होते हैं ना, जितना इधर ये साइमेट्रिक कर्व होता है, जितना आधा इधर होगा उतना ही आधा इधर भी होगा, यानी कि ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे इसके। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो सोचो, कैसे कैलकुलेट करें, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन, यहां से इस डायग्राम से क्या समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड का मान लेस देन इक्वल -2 से लेके -2 का इधर का कर्व और प्लस कर दूं इधर का कर्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों का सम जो है अगर हम देखें, तो इस दोनों टोटल का एरिया कितना होता है आपको पता है 1 होता है, तो उसमें से माइनस कर दो किसको, ये वाले कर्व का, माइनस कर दो किसका, ये वाले एरिया का, टोटल कर्व में से, यानी कि इसकी जो आंसर आएगी वो क्या करोगे, -2 या +2 दोनों का जो सम है वो कहीं ना कहीं कौन है, ये टोटल कितना होता है, ये वाले एरिया में टोटल में से इसको माइनस कर दो। नहीं आ रहा है समझ में भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपको पता है, 50% इधर 50% इधर, 1 होता है टोटल, तो टोटल तो 1 हो गया यहाँ से, ठीक है, 100% मीन्स 1 एरिया होता है, 1 एरिया में से ये वाला अगर मैं निकाल दूं तो मुझे जो मिलेगा वो यही तो एरिया मिलेगा। कुछ आ रही है समझ में, ये दिक्कत हो रही है, तो 1 माइनस कर दूंगा किसको, ये बीच के एरिया को, और ये बीच के एरिया कोई और नहीं बेटा
-2 से ग्रेटर देन इक्वल z लेस देन -2 से बड़ा कौन है z और 2 से ये छोटा है, यही तो है, इसी चीज को तो बोलते हैं। और हमने आपको सिखाया था -1 से 1 के लिए अलग से 68% कुछ होता था, 65 या 68 था, और ये जो है -2 से लेके 2 वाले का 95% होता था, और -3 से 3 के लिए 99% होता था, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम है, तो इसको 2 बार ना लिख के इसको एक बार लिख के किसी को एक को लिख दो, तो हमको जो फाइंड करना है वो लिख सकते हैं। ये दोनों का एरिया तो सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू ये आएगा, और इक्वल में 1 माइनस -2 से लेकर 2 तक मैंने सिखाया था, आपको याद करना है, उसको 95% बोलते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेट लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 0 पॉइंट कितना 0.9544 होता है एक्चुअल में, इसकी वैल्यू होती है 0.9544, ये होता है 95% बोला था मैं, एक्चुअल में इसका ये वैल्यू होती है, तो ये याद रख लो। यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस करेंगे। अब भाई इसको 1 में से माइनस करना आप कर सकते हो इजी तरीके से, कितना आएगा बता सकता है कोई? 1 माइनस करोगे 0.9544, इसमें तो नहीं देगा कैलकुलेटर, तो ये 1.00 बेटर तरीका ऐसा है, अगर कैल्शियम में वर्क हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे लिखना अगर 0.9544, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, इसका आंसर आएगा 6, 9 में से 4 गया 5, इधर बच गया 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, और ये पॉइंट हो गया, ठीक है, तो 0.0456 यहाँ तक आएगा, कितना आ रहा है? 0.036 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, उसके बाद क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल 2 की वैल्यू बन जाएगी 0.0456 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आने वाला है 0.02, तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, एक बचेगा 2 8 जा, ये आ रहा है क्या 0.228, कितना आ रहा है? 0.436, ठीक है, उसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.23 समथिंग कुछ आएगा, इसको अप्रॉक्सीमेट हम 3 डिजिट तक लिख सकते हैं, तो 0.023 लिख सकते हैं। क्या समझ में आया सबको, यस या नो जल्दी बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कहानी समझ में आई कैसे वर्क करना पड़ता है कैसे नहीं, बोलो भाई।
चलिए ठीक है, अगर आ गया समझ में तो एक का क्वेश्चन और को देखते हैं। एक क्वेश्चन दो, आप लोग ट्राई करोगे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, if x is normal distribution 2,9 दिया हुआ है, find the probability density function, ठीक है। find the probability density function of y is equal to 1/2 x minus -1 लिखा हुआ है शायद ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, -1 लिखा हुआ है, ठीक है। यूजिंग एंड फाइंड probability of y greater than equal 3/2। एक बार ट्राई करो इसको, क्या कोई बना सकते हो? ट्राई कीजिए एक बार, जब तक आप खुद से ट्राई करना नहीं सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा। क्या सबसे बन गया कि नहीं बना?
क्या सबसे बना, जल्दी बताओ। यस या नो जल्दी बताओ, बना या नहीं, यस या नो कमेंट करो कि मैं बताऊं। कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हम्म लिखा हुआ है एक्स जो है नॉर्मल वेरिएट है, एक्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन कितना है 2 है और वेरिएंस कितना है 9 है। ठीक है, इसका मतलब म्यू कितना है 2 है और सिग्मा का स्क्वायर कितना है 9 है। यहाँ से सिग्मा का मान पता चल गया 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, y एक दिया हुआ है, y जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, 1/2 टाइम x माइनस 1 का है। ठीक है, चलो पहले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करनी है, जैसे x होता है वैसे y का फंक्शन निकालना है। तो y का फंक्शन निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो। तो पहले y का क्या निकालना पड़ेगा, मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम y का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर पाएंगे तभी तो फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो y का मीन और वेरिएंस का कैसे कैलकुलेट किया जाए, सोच के देखो, बताओ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकाल लो, और इसका मतलब 1/2 कांस्टेंट होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कांस्टेंट का कांस्टेंट ही होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 1/2 x का मीन कितना है, x का मीन 2 है, 2 रखा -1, 2 2 कट गया, 1 -1 इट मीन 0 आ गया। तो y का मीन कितना मिल गया भाई, 0 मिल गया। चलिए ठीक है, वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस ऑफ y, y का वेरिएंस निकालो या फिर वेरिएंस ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर -1 का। 1/2 बाहर आएगा बेटा, 1/4 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 का वेरिएंस कितना होता है 0 होता है, तो वो तो 0 बन जाएगा। ओवरऑल क्या मिल गया, x का मीन अपने सॉरी ये जो है वेरिएंस ऑफ x लिखते हैं, x है शायद, वेरिएंस ऑफ x -1 है तो वेरिएंस ऑफ x बचेगा। x का वेरिएंस कितना है गिवन है आपके पास, देख लो। वेरिएंस मीन्स ये है 9, कितना आएगा 9/4। ये कौन है, y का वेरिएंस हो गया। इट मीन्स इसी को ही क्या बोलेंगे, y का, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होती है, y का क्या बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y बोल सकते हैं। तो जो हमको एफ एक्स एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है, मैं आपको बता देता हूं यहीं से, ये है फॉर्मूला, एक्स अगर नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन कितना है इसका, मीन जो है दिया हुआ है कितना 2 और 9 को है, तो दिस इंप्लाइज हम बोलते हैं यहाँ पर मीन और 1/9 की जगह म्यू और सिग्मा स्क्वायर बोल देता हूँ। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स याद करो, एफ ऑफ एक्स इसको फॉलो करता है। किसी को फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है ये बताओ। 1/, करके मैं कुछ लिखाया था एक फॉर्मूला, 1/, 1/, सिग्मा इंटू रूट पाई होता है, 1/, सिग्मा इंटू अंडर रूट में 2 पाई होता है, और क्या होता है e टू दी पावर में, ठीक है, e टू दी पावर में, और क्या होता है माइनस लगता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई, कहीं मिस्टेक हो रहा होगा तो बताना, होल स्क्वायर, ऐसा कुछ था शायद, था कि नहीं था, याद करो, ऐसी कुछ था क्या, यस या नो जल्दी बताओ, सही है या गलत है। 1/2 भी रहा होगा शायद, e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई सिग्मा, चेक करो यही था। तो हमको y का कैलकुलेट करना है, तो ये तो x था जब मीन और इतना है, तो y का भी तो पता चल गया ना, y भी कैसे फॉलो कर रहा है देख लो, यहाँ से निकल गया तो 9/4 हो गया, तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं y जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी, और ये किसको फॉलो कर रहा है, इसका मीन, मीन कितना आया है इसका 0, वेरिएंस कितना आया है 9/4 आया है, यही तो आया है। ठीक है,
तो जहां म्यू है वहां आपको 0 पुट करना है और 9/4 किसके जगह रखना है, सिग्मा के जगह डालना है। तो ये y बन जाएगा, इसको g ऑफ y बोल दो। y का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो g ऑफ y बनेगा 1 सिग्मा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका निकलेगा 3/2। 3/2 अंडर रूट में 2 पाई, समझ में आ रहा है ना। सिग्मा स्क्वायर होता है तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9/4 है, तो इसका रूट निकलेगा 3/2 निकलेगा। और e टू दी पावर में माइनस का 1/2 ब्रैकेट में x के जगह तो x ही रहेगा, x की जगह हम y यूज कर रहे हैं, माइनस म्यू के जगह 0 है, डिवाइड बाई सिग्मा की वैल्यू 3/2 है और पूरे का होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां से ये 2 ऊपर चले जाएगा, है ना। फिर क्या बनेगा यहां से, g ऑफ y इक्वल, ये क्या बनेगा, ये 1/सिग्मा ही होता है ना, कि सिग्मा होता है वहां पर, क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे 1/सिग्मा इंटू रूट पाई। ठीक है, देखते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 2/3, 2/3 अंडर रूट में 2 पाई है, e टू दी पावर में -1/2 है, और ये कितना बन गया, ये तो 0 हो गया, y ये ऊपर जाएगा 2 4/9 y² बोल सकते हो, है ना। 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 y का होल स्क्वायर है। तो ओवरऑल कितना, इसको √2 लिख सकते हैं। तो जब आप √2 लिखोगे तो क्या बनेगा, ये या तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 रूट में 2 पाई e टू दी पावर -1/2, और ये चीजें जो है 2 से 1 2 कटेगा तो 2 बच जाएगा, तो ये जो है -2/9 y का स्क्वायर ये मिलेगा। ये फंक्शन मिल गया। ये क्या है बताओ, ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है भैया ये। और क्या बोला था क्वेश्चन, यहाँ तक तो निकालने के साथ साथ और भी कुछ बोला है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के बाद साफ ये भी बोला है कि इसका प्रोबेबिलिटी भी अलग से फाइंड कीजिए, y का मान ग्रेटर देन इक्वल 3/2 के लिए, यानी कि अलग से हमको एंड, ठीक है, एंड ये भी कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 के लिए, ये भी बताना है। तो वही y में मीन को माइनस करोगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में करने के लिए y माइनस म्यू करना पड़ता है। म्यू की वैल्यू 0 y थी, डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आई थी 3/2 y है, ठीक है, चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पर, 9/4 का 3/2 होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये माइनस किए और ग्रेटर देन इक्वल है, इसमें भी सेम वही 3/2 में माइनस करोगे 0 को, डिवाइड बाई 3/2 बनेगा, तो ये तो z बन गया, ग्रेटर देन इक्वल ये पूरा कट के 1 आ गया। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो z का मान ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, और z का मान ग्रेटर देन 1 के लिए कैसे कैलकुलेट करते बताओ, वही
डायग्राम से प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड का मान, इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का तो सेम होता है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको दे दो इक्वेशन 1, अलग से डायग्राम बनाओगे, पता करोगे, डायग्राम के हिसाब से समझो। ऐसे कुछ रहता है, ये 50%, ये 50%, तो मान लो ये जेड इक्वल कितना है -1, और ये कितना है यहाँ पर जेड इक्वल 1 है। ठीक है, इतना करने के बाद जो यहाँ का एरिया है उतना ही एरिया ये भी होगा। तो अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड का मान -1 से छोटा, इसका आंसर, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 1, इसका आंसर, या फिर इन बीच का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, जेड जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच का, इसका 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 तीनों का सम कितना आता है 1 या 100%, बात एक ही चीज है। 100% बोलो या 1 बोलो, बात एक ही चीज है यहाँ से। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये दोनों तो साइमेट्रिक से सेम होते हैं, मतलब मैं इसको 2 टाइम्स लिख के प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 1 लिख सकता हूँ। प्लस इसकी फॉर्मूला मैंने सिखाया है आपको, इसका फॉर्मूला कितना होता है, -1 से 1 के लिए 0 पॉइंट, ये कितना होता है 64%, याद है इसका कितना होता है 64% होता है, और 64% मतलब वो 0.64 करके कुछ होता है। -1 के लिए मैंने आपको सिखाया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 के लिए 0.6826 है ना, 0.6826 ये होता है, इक्वल 1 है। अब भैया 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये उधर जाएगा 1 - 0.6826 कैलकुलेट से आप लोग माइनस करो और मेरे को बताओ कितनी होती है इसकी वैल्यू। तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, इधर बचेगा 9 में से 2 गया 7 8 9, इधर बचेगा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 0.3174 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 1 की वैल्यू मिल जाएगी, और हमको इसी की वैल्यू चाहिए ही, ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही चीज है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.3174 डिवाइड बाई 2 करोगे, ये जो है 0.115 और 15 हो गया, 2 8 जा 16 7, ये आएगा 0.1587। आ रहा है कि नहीं आप लोग बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं, ये कैसे क्वेश्चन को हल किया जाना है। तो ये 3 चीज का फॉर्मूला याद रख लो बस, -1 से 1 का, -2 से लेके 2 तक का, और -4 से लेके, सॉरी -2 से लेके -2 -3 तक का। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम याद रखने हैं, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इजी, मैं सारी चीजें लिखा दिया हूँ फॉर्मूला, इतने से ही क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग। वो जो 3 फॉर्मूले लिखाया हूँ, -1 से लेके 1 का, -2 से लेके -2 तक का, 2 तक का, और -3 से लेके 3 तक का, वो तीनों फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं, तो बन जाएंगे। अब ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ।
चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आ गया आप लोगों को समझ में। एक क्वेश्चन और दूं, आप लोग ट्राई करोगे, बताओगे आंसर कितना आएगा? यस या नो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर दिया हुआ है 155, और यहाँ पर दिया हुआ है 19 का स्क्वायर। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 136 लेस देन एक्स लेस देन 174। ठीक है, एक तो ये फाइंड करना है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 117। तीसरा, ये दो ठोक बनाना है। चलो ट्राई करो इसको। जल्दी बताओ और इसका आंसर बताओ मुझे।
आया किसी का? यस या नो, जल्दी बताओ। किसी का नहीं आया आंसर? नहीं कैलकुलेट हुआ? पहले का आंसर आया किसी का? बताओ भला, किसी का नहीं है आंसर? हम्म? कैसे करोगे जब सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? तो सिंपल, आपको सारी चीजें गिवन है, सोच लो। सारी चीजें गिवन है, आपको बताना है इसमें। हम्म? किसी का नहीं आया भाई, जल्दी बताओ। आंसर नहीं आया तो फिर मैं बताऊं? देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन 55 है, 155 है, और वेरिएंस जो है 19 का स्क्वायर है। यानी कि म्यू की वैल्यू पता चल गई 155 है, दिस इज कॉल्ड मीन। वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, ये पूरा 19 का स्क्वायर है, ये वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना होगा? 19। सिग्मा कितना हो जाएगा? 19। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। 0.6826 से एक बच्चे ने आंसर जवाब दिया है, ठीक है। कोई नहीं, आओ चेक करते हैं। आज जब मीन और वेरिएंस पता चल गया तो पहला प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कभी भी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। बिना कन्वर्ट किए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 174 है, तो इस चीज को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया गया भैया? इसमें से मीन माइनस कर दो। तो 136 में से माइनस करोगे मीन, मीन कितना दिया हुआ? 155। डिवाइड बाई क्या करना है? इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, 19 लेस देन। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। 136 में से 155 को माइनस करके 19 से भाग करोगे। सेम यहाँ भी x माइनस 155 155 डिवाइड बाई 19, ये बनेगा 174 माइनस 155 डिवाइड बाई 19। और ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी 136 में माइनस 100 करोगे तो 9 6 15, 19 से ही आ रहा है क्या? 19 जोड़ोगे तो माइनस 19 आएगा, आई थिंक आ रहा है। 9 9 6 15 की 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 3, 9 6 15 का 5 कैरी 1। सही है, बताओ। ये 19 आएगा। 136 माइनस 155 करोगे तो ठीक है। और ये कितना बन गया बताओ? जेड बोलते हैं इसको। ये कितना आएगा? 174 में से 9 5 14, ये भी 19 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। 19 जोड़ोगे तो 9 5 14 4 हासिल 1 5 6 7 हो गया, और एक आएगा, ये तो सही है। चलिए ठीक है, ओके। 19/19 ये तो दिख रहा है, सिंपली कट गया। -1 लेस देन जेड लेस देन 1। और प्रोबेबिलिटी इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया है आपको, इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा दिया गया। 0.68 कितना था? 42 2 के 8, 0.6828 था ऐसा सर। ये 26 था, ठीक 26, या 0.68 भी बोल सकते हो। पहला इजी बन गया, बना कि नहीं बना?
नहीं, वो स्टैटिक्स में यहाँ नहीं है, मैथ्स में वो सारी चीजें नहीं है। मैथ्स में, स्टैटिक्स के मैथ्स में इतना ही कुछ था। वो आपका चीजें, बाकी चीजें जो है वो दूसरे में होगा। ठीक है, वैसे यहाँ तक खत्म हो गया है। एक बच गया आपका कौन सा, कल से बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास से रहेगी हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको कराऊंगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक बताऊंगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी फॉर्म, है ना, ये दो तीन चीजें आपको करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। सेकंड किसी ने ट्राई किया? सेकंड किसी ने ट्राई किया? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 117 की। इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो भाई? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू करोगे, x माइनस मीन कितना है 155 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स 19। यहाँ पर होगा 117 माइनस 155 डिवाइड बाई 19, और वो क्या बन गया प्रोबेबिलिटी, ये तो जेड बन गई। लेस देन बताओ वो कितना का, 117 155 माइनस करोगे तो 15 में से 7 गया, 15 माइनस माइनस का 38 डिवाइड बाई 19, कितना आएगा ये प्रोबेबिलिटी, जेड लेस देन माइनस का 19 दूनी 38 माइनस 2, और जेड का मान -2, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? जो प्रोबेबिलिटी -2 की होती है वही प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, +2 की भी प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं होती है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 कर दो, क्योंकि कर्व के अकॉर्डिंग, जो कर्व ऐसा बनता है, इस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ अगर -2 है, यहाँ कहीं +2 है, तो जो -2 से छोटा हो या फिर 2 से बड़ा हो, दोनों का आंसर सेम होता है। क्लियर है भाई, साइमेट्रिक विधि मेथड से। तो इसका मतलब z का मान जो 2 से माइनस लेस देन से -2 से लेस देन हो या ग्रेटर देन 2 दोनों सेम होते हैं। और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला यूज करो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ z, बता चुका हूं इसका तो आंसर, जो -2 से है इसका आंसर, -2 से लेके इसका आंसर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू इसका आंसर, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, -2 से लेके 2 तक का, सभी का सम 1 के बराबर ही आएगा, 1 से तो बड़ा होता नहीं कभी भी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसकी वैल्यू मालूम है, ये दोनों का सेम एरिया होता है, तो 2 टाइम्स करके प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 बोल दो, प्लस इसकी वैल्यू होती है 0 पॉइंट, हमने अभी बताया -2 से लेके 2 का 0 पॉइंट कितना होता है, -2 से लेके 2 तक का वैल्यू, ये -2 से लेके 2 का 0.9544, 9544, ठीक है, ये बन गया -0.9544 इक्वल 1। यहाँ से क्या हो गया, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू निकालनी 1 - 0.9544, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6 5 4 0.0, 2 से डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू की वैल्यू मिलेगी 0.0228 या 0.23। क्या सबको समझ में आया कि नहीं भाई, जल्दी बताओ इस चीज को। तो ये चीजें तो आप लोग समझ ही गए होगा कि कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के को कैसे हल करना है आपको समझ गए, क्योंकि ज्यादातर टेबल याद नहीं कर सकते, तो इतना टेबल याद कर लो।
इतने टेबल से वैसे याद रख लोगे, -1 से 1 तक का, -2 से +2 तक का, और -3 से 3 तक का। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से अटेंड हो जाएगा। तो किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास से फिर हम करेंगे। बताओ किसी को दिक्कत? 2p वाला कौन सा बोल रहे हो यहाँ से? 2p का मतलब क्या होता है, ये 2p की मैं यहाँ तक का एरिया और यहाँ तक का एरिया सेम होता है, लिखा है ना। ये 50% होता है। अगर कोई कर्व लिखा हूं मैं, ये चीज बनाया हूं, यहाँ से इतना 50%, यहाँ से इतना 50% है, तो यहाँ अगर -2 है तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जितना भी होगा, यहाँ पर +-2, यहाँ 2 है, -2, तो यहाँ तक का भी एरिया सेम होगा। अगर यहाँ एरिया 10 है, 10, तो यहाँ भी 10 ही होगा। तो 2 बार जुड़ जा रहा है ना, 10 और 10 20 हो जा रहा है, तो 2 बार 10 कर सकते हो। तो इतना एरिया प्लस इतना एरिया सेम है, तो किसी एक को लिख के 2 टाइम्स लिख दो, ये दोनों का एरिया जो है 2 टाइम्स करके। अब 2 टाइम्स p ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 2 लिखो, या p ये लिखो, बात एक ही चीज है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब 2 टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो 2x आएगा ना, x + x 2x, कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें होने से फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी। 50% होता है ना, तो जहां तक का भी एरिया होगा तो वो उतना, आधा उधर आधा इधर, सेम होते हैं ये चीज। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैम्पलिंग में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना कवर करो और अच्छे से पढ़ो, ताकि जो है आप लोग को एकदम इजी तरीके से समझ में आते जाए भाई। कहीं प्रॉब्लम आती है आप लोग को, मेरे को अलग से बता दिया करो, ठीक है।